नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसके महत्व और अहमियत को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। सर्वप्रथम जो कल के एपिसोड के शुरुआत में एक अनुभव साझा करने की बात थी, वो इस संदर्भ में था। देखिए, ये चीज़ें, ये अनुभव बड़े मूल्यवान होते हैं, कीमती होते हैं, बेशकीमती होते हैं कि बुलंदशहर जो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, उसके किसी गांव में हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई थे। तो जो ये यूट्यूब के माध्यम से पूरे देश में भारतीयता के माहौल लाने के लिए जो प्रयास और विनती की जा रही है, उससे प्रभावित होकर के उनके उद्गार थे और वो स्पॉन्टेनियस और माने कि बहुत स्वतः थे कि हम ब्राह्मणों ने जात के आधार पर इस गद्दार नेहरू को और गद्दार कांग्रेस को समर्थन दे करके इस मुल्क के साथ, इस देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है। भारतीय जनता का दल ये कहना चाहता है कि यही भावना हमारे जो दूसरे सवर्ण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन हैं, उनमें आने की सख्त आवश्यकता है। यही विनती है कि इस जीएनपीसी को वोट करना, जो यानी उनकी यानी वो जो अभी भारतीय भाई बहन का अभी जिक्र किया गया है, तो उनकी भावना का यदि सम्मान करना है तो ये बिल्कुल मान के चले कि जीएनपीसी को वोट करना मुल्क के साथ गद्दारी के बराबर है। और यही नहीं, एक आध अनुभव तो खुद मेरे भी है। एक बार मैं करीब शाहजहांपुर में था और रात के 11 बज गए थे। वहाँ से हमको खीरी जाना था। खीरी में एक तहसील है गोला, और उसका पूरा नाम है गोला गोकर्णनाथ, बल्कि उसको दूसरी काशी भी कहते हैं। उसका पूरा नाम है गोला गोकर्णनाथ या दूसरी काशी भी कहते हैं। तो एक सज्जन थे, बोले कि साहब कोई सवारी नहीं है, बिठा लीजिए। अब चूंकि रात का समय था, हम तो खुद ही वो सशंकित रहते हैं कि कौन कैसा है, बीच रास्ते में वो क्या कर बैठे और हम लोग किस जो है अनपेक्षित घटना के शिकार हो जाए। तो ये मन में आशंका थी। तो हमारे जो पदाधिकारी ने कहा कि नहीं अंकल, बिठा लीजिए, इनको ज़रूरत होगी, कोई उनको वाहन नहीं मिला होगा। और इसके बाद फिर एक वो पुलिस वाले थे, तो वो भी बोले कि सर हमको भी जाना है। तो हमने कहा भाई हम लोग तो जो यानी पुलिस से दूर ही रहते हैं और वो भी रात का समय, पता नहीं क्या हो। तो फिर उसी हमारे पदाधिकारी ने कहा कि नहीं सर, इनको भी बिठा लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है।
जो होगा सो देखा जाएगा। तो हम कहेंगे भैया आप ही संभालिएगा और आप ही की जिम्मेदारी रहेगी। हम लोग चलते गए तो वो जो है उसी खीरी जिले के रहने वाले एक अवस्थी जो है हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से थे। अवस्थी, रात का समय था और शाहजहांपुर से खीरी की यात्रा या खीरी नहीं बल्कि गोला की यात्रा, गोकर्णनाथ की यात्रा लगभग 1-1.5 घंटे की थी। तो जाहिर सी बात है कि यदि कोई सज्जन बैठे हैं उससे परिचय के बाद फिर ये जो राजनीति से जुड़ी या सार्वजनिक जीवन से जुड़ी बातें स्वतः जो है आ जाती हैं। तो उन्होंने बताया कि हम आरएसएस के माने समर्थक हैं, आरएसएस के जो है वो शाखाओं में जाते हैं। तो फिर बात होने लगी और फिर जितनी बात वो कहे फिर हम उनको समझाते गए और काफ़ी इस तरह से माने आपस में विमर्श के बाद उस अवस्थी जी का ये उद्गार जो है ये बताना बहुत जरूरी है। जो अवस्थी जी जो कि हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से आते हैं, अवस्थी जी, उनका उद्गार मैंने आखिर में करीब 1-1.5 घंटे की यात्रा के बाद उन्होंने कहा कि हम जो ये ब्राह्मण क्षत्रिय जो लोग वोट करते हैं इस जीएनपीसी इस कांग्रेस को वो मुल्क के साथ गद्दारी है। यह उद्गार जो है कई हमारे सवर्ण कहे जाने वाले हमारे भारतीय भाई बहनों के माने उनके उद्गार हैं कि इस जेएनपीसी को, इस कांग्रेस को वोट करना अपने मुल्क के साथ गद्दारी है। ये कौन बोले? जो कि आरएसएस के समर्थक थे और उनको बताया गया भाई कि इस आरएसएस से भी सावधान रहे। उन अवस्थी जी को बताया गया कि इस आरएसएस जिसके आप समर्थक हैं उससे भी सावधान रहिए। ये आरएसएस बड़ी सफाई से इसी कांग्रेस का जिसके लिए आप कहते हैं कि उसको वोट देना अपने मुल्क के साथ गद्दारी है, उसकी बड़ी बहुत ही साधारण ढंग से उसकी वो रक्षा कवच है। तो ये भी समझ लीजिए कि आप जिस संगठन से है वो जो है सवाल है, लेकिन उसकी गद्दारी ये है कि इस गद्दार जीएनपीसी की वो रक्षा कवच है, तो इसको भी वो मांगे। यही समझ हमारे सभी सवर्ण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों का जो तबका है उसके लिए जरूरी है कि आज जो है जो प्रियंका चोरनी है घूम रही है और खास करके पांथिक स्थानों पे मंदिर वगैरह में टीके वगैरह लगवाती है। हमारे सवर्ण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों से गुजारिश है कि वो उसके परिवार के या जिस खानदान से आती है उसके इतिहास को देखे। इससे बड़ा कोई गद्दार नहीं मिलेगा इस मुल्क का, भारत का। तो उसके साथ रहना और उसको समर्थन देना, उसको वोट देना, वाकई में यदि मैं अकेला कहता तो ठीक है, ये आरोप आप वो लगा सकते थे। अब हमारे सवर्ण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से भी बात आ रही है कि इसको वोट देना मुल्क के साथ गद्दारी है। बिल्कुल ये भावना आनी चाहिए। जो काम बीजेपी नहीं कर रही है, बीजेपी तो इसको बचा रही है, इस गद्दार मैंने ये संगठन को बचा करके वो भी दिल जैसे बताया गया कि वो अवस्थित जी को बताया गया कि जो आरएसएस जो है जिसको अभी आपने बताया कि इसको वोट देना देश के खिलाफ गद्दारी के बराबर है, उसी को बहुत साधारण ढंग से बड़ी चतुराई से उसकी वो रक्षा कवच बनी हुई है। बीजेपी उसी जीएनपीसी को हर तरह से रक्षा कर रही है, बचा रही है, पाल रही है, पोस रही है। वो भी
पाल पोस करके जो किसको, इस देश की सबसे बड़ी गद्दार जो है, सबसे बड़े अभिशाप, सबसे बड़ी दुश्मन और देशद्रोह, ये भी बीजेपी भी गद्दारी कर रही है। यह सिर्फ सवर्ण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के लिए आवश्यक नहीं है, समूचे भारतीय भाई बहनों को जानना बहुत आवश्यक है। इन्हीं की बदौलत, इसी जीएनपीसी की बदौलत और इन्हीं बीजेपी की बदौलत जो है हमारे उन अमर शहीदों का महत्व, हमारे सुभाष चंद्र बोस का महत्व, हमारे शहीद आजम भगत सिंह का महत्व, हमारे चंद्रशेखर आजाद का महत्व, हमारे अशफाक उल्लाह का महत्व, हमारे सुब्रमण्यम भारती जो कि तमिलनाडु से आते हैं, हमारे खुदीराम बोस, मैंने जो अमर शहीद हैं तमिलनाडु के, खुदीराम बोस जो मुजफ्फरपुर बिहार, रानी लक्ष्मीबाई, रानी चंद्रिमा, रानी गडलू, ये सारे अमर शहीद जो है, इनका महत्व जो है को ये सब रोके हुए हैं। इनको डर है कि यदि इनका महत्व आया और इनके जज्बे का प्रसार हो गया, वो भक्ति आ गई, तो इनकी सारी पोल खुल जाएगी, बीजेपी वो बीजेपी की भी खुल जाएगी। जीएनपीसी तो खैर एक बहुत बड़े गद्दार के रूप में साबित हो जाएगी। इसलिए दोनों मिलकर के एक तो ये सत्ता में रह करके भी बीजेपी और मोदी महोदय जो है इस जीएनपीसी की हर तरह से उसकी रक्षा कर रहे हैं। और रक्षा ही नहीं, देश के साथ अभी भी राहुल गांधी को गद्दारी करने का हर मौका दे रहे हैं। तो ये जो बात हमारे उन भारतीय भाई बहनों का उद्गार रहा है, ये सब पर लागू होता है। अभी भी जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन के लोग जीएनपीसी के साथ चिपके हुए हैं, वो भी इस बात को समझ ले कि जीएनपीसी को वोट करना, उसका समर्थन देना, वो मुल्क के साथ गद्दारी है। बिल्कुल ये समझाना पड़ेगा। और ये उसी विचार के अनुसार है कि बीजेपी भी जो इसको जीएनपीसी को बचा रही है, वह भी देश के साथ गद्दारी है। बीजेपी के लोगों को या मालूम हो गया या मालूम है कि नेहरू जो है वो कितनी बड़ी गद्दारी किया है इस देश के साथ। अभी बताया जाएगा किस तरह से नेहरू को लोग बचाते हैं और आप भी बचा रहे हैं। ये मीडिया भी कितनी गद्दार है और किस तरह से बचाती है, और लोग किस तरह से बचाते हैं। बीजेपी के जितने भी सिपह सालार हैं यूट्यूब पर, वो ऐसे वैसे किस तरह से उसको बचाते हैं। बीजेपी किस तरह से उसकी रक्षा करती है। ये सारी जो है गद्दारियां हैं अपने मुल्क के खिलाफ, चूंकि वो खुद ही एक घातक और जो है बहुत अभिशाप के रूप में है जीएनपीसी। तो लेकिन बात इतनी साधारण नहीं है। ये जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज जो या तबका अभी भी टीएमसी ममता बनर्जी के मोह जाल में, जकड़ पकड़ में वो फंसा हुआ है, समाजवादियों के जकड़ पकड़ में फंसा हुआ है, और भी लोगों के फंसा हुआ है। वह इनको भी वोट करना अपने मुल्क के साथ गद्दारी है। ये समझ है। निश्चित रूप से जब तक ये भावना नहीं आएगी, सवाल इस बात का है कि यदि मुल्क को और हमारे लोगों को सुकून चाहिए तो इन शक्तियों का विनाश होना जरूरी है। यह इसलिए कहा जा रहा है, हालांकि कुछ ऐसे तत्व हैं, मैं बता रहा हूं, कुछ ऐसे तत्व हैं भारतीय जनता दल के इस आह्वान के, भाई ये काले अंग्रेज हैं, बहुत ही खतरनाक है, इस देश के लिए अभिशाप है, इनका समूल नाश जो है देश की अपने प्यारे मुल्क भारतवर्ष की सलामती के लिए और आवाम के सुकून के लिए, आपसी वो भाईचारा स्थापित करने के लिए इनका विनाश, समूल विनाश जो आवश्यक है, जरूरी है। तो इसकी खबर कुछ ऐसे तत्व हैं हमारे
हमारे इसी भारतीय समाज में इस विचार को, इस आह्वान को कहते हैं कि भारतीय अवाम ताकत दल। जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। उन ऐसे तत्वों की भी प्रतिक्रिया होती है कि भारतीय अवाम ताकत दल। अच्छा, वो जो सबका कपड़ा फाड़ता है, कुछ तत्व ऐसे भी मिले, उनकी प्रतिक्रिया ऐसे मिली। कोई कह रहे कि उन्होंने ये कहा कि ये बोला कि भारतीय अवाम ताकत दल वो जो कि सबका वो कपड़ा फाड़ता है, ये मानसिकता देखी। उन्होंने उनको जरा भी न उनको देश की सर्वोच्चता के महत्व का ज्ञान है, न तो ये इतने अपने जो प्यारे मुल्क भारतवर्ष, जिसका कि एक संविधान भी बना हुआ है, बहुत ही माने अनूठा और अनोखा, न तो उसका ज्ञान है। और ये जो संगठन है राजनीतिक दलों के बेस में, यह इस देश की शत्रु है, बगैर इसका ज्ञान किए हुए। और मैं समझता हूँ कि उनकी तरह और लोग भी होंगे, कुछ तत्व और भी होंगे जो कि उसने कहा कि जिसने कहा कि भारतीय अवाम ताकत दल के विषय में क्या बात करना है, जो कि सबका कपड़ा फाड़ता है। तो ऐसे भी तत्वों के लिए वो भारतीय अवाम ताकत दल सिर्फ यही कहना चाहता है, और अपने सभी आदरणीय भारतीय अवाम के माध्यम से ऐसे तत्वों को कहना चाहता है कि कपड़ा नहीं, ये कपड़ा फाड़ने की बात नहीं है। आप जरा भगत सिंह के जो शहीद आजम भगत सिंह है, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए सहर्ष फांसी को चूमा, उनके जज्बों में आप जाइए। उन्होंने खुद कहा था कि ये काले अंग्रेज हैं, जो कि सफ़ेद अंग्रेजों से ज़्यादा खतरनाक हैं। तो इसको समझिए, इस बात को, ये उसी के आह्वान को आज भारतीय अवाम ताकत दल चरितार्थ करने के लिए ही कह रहा है कि इन ताकतों का विनाश करना जरूरी है। तो विनाश मतलब तलवार से नहीं करना है, बंदूक से नहीं करना, तोप से नहीं करना, मिसाइल से नहीं करनी है। आपके पास एक इलेक्शन का माध्यम मिला हुआ है, और ईवीएम मशीन मिली हुई है। आपके पास एक बहुत मजबूत कारगर हथियार मिला हुआ है, मताधिकार का। उससे जो है उससे इनको मारना है, और वो चोट इनको सबसे बड़ी मिलती है। इसके अलावा इनको कोई और चोट असर करती ही नहीं है। तो उसी चोट से ईवीएम मशीन के द्वारा करिए, और जो हमारे जो शहीद आजम भगत सिंह के आदेश का पालन करिए। शहीद आजम भगत सिंह ने अपने उस किताब में कि व्हाई आई एम एथिस्ट, यानी मैं नास्तिक बना क्यों, किन परिस्थितियों ने हमको नास्तिक बनने पर मजबूर किया। उन परिस्थितियों में ये सबसे बड़ी जो है परिस्थिति थी कि ये जो है धर्म के नाम पर, यानी पंथ के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, भाषा के नाम पर इत्यादि पर देश को बराबर बांट रहे हैं। और अब वो राजनीतिक ताकत का रूप ले चुके हैं, और वो बार बार जो है वो उसी चीज को उभार करके, उसी भेद विभेद को, उसी दरार को और गंदा करके और चौड़ा करके ओट और सत्ता हथियाने की साजिश बराबर कर रहे हैं। और हमारी आवाम इसकी शिकार हो रही है, उनकी शिकार हो रही है, और इनके पापों को भुगत भी रही है। ये सामने की बात है, कोई छिपी वाली बात नहीं है, जिसको कि शहीद आजम भगत सिंह ने पहले ही पहचान करके ये हम सभी को आगाह किया हुआ है। तो ये आदेश उनका है, ये पहचान उनकी है, ये निर्देश उनका है, ये यानी ये फिलोसॉफिकल वो टीचिंग उनकी है कि ये काले अंग्रेज है। तो इसमें कपड़ा फाड़ने वाली बात नहीं है, इसमें भारतीय अवाम ताकत दल के द्वारा कपड़ा फाड़ने वाली बात नहीं है।
परसों एक समाचार देखा गया था कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में इस तरह का बहुत भ्रम था वैक्सीन के विषय में कि हमने वैक्सीन नहीं लगवाई है। ये भ्रम फैला गया है कि इस वैक्सीन से फायदा के बजाय नुकसान है। कुछ लोग मर गए हैं, कुछ लोग और जो है रोग के शिकार हो गए हैं, इस तरह का भ्रम। और इसीलिए उन लोगों ने, और कुछ लोग कह रहे थे कि भाई वो तो ये कोरोना कोई रोग थोड़ी है, ये तो अल्लाह की देन है। अल्लाह ही जो है जब तक चाहेगा तब तक हमको रखेगा, वरना अल्लाह ही हमको ले जाएगा। तो इस तरह की भ्रामक बातें के कारण जो है वैक्सीन लगाना कितना आवश्यक है, तो इसके लिए फिर शायद वो सलमान खान जो वो बॉलीवुड वाला है, उसकी अपील जो है अपील का एक विज्ञापन बनवाया गया उसको, और उस विज्ञापन को चलवाया गया। तो लोग अब सलमान खान की बात मानेंगे। इसके पहले जो है जो कुछ इस तरह के अफवाह फैलाने वाले जो है कुछ मैंने जो कि मैंने पहले भी स्पष्ट किया हुआ है कि ये जो है जेएनपीसी और इत्यादि के जो एजेंट जो कि हमेशा जो है वो झूठ और अफवाह का शिकार बनाते हैं, तो उनके हवाले जो है वो छोड़ दिया। मैंने अपने इस इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन के समाज को छोड़ दिया जाए ताकि वो शिकार वो बनाते रहें। तो बात जो ये समस्या जो है बस यही तक सीमित नहीं है। हमारा जो ये इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का जो ये तबका है अपने भारतीय समाज का, अपने भारतीय समाज का जो ये इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का जो तबका है, यह झूठ और अफवाह का सबसे पहले और सबसे अधिक शिकार है। ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, और वो भी निराधार बातों का। सीए पर जैसे कि सीए पर आप लोगों ने देखा था कि इसी कमजोरी का फायदा उठा करके देश विरोधी ताकतों ने कैसे इस्तेमाल किया हमारे इसी तबके के माताओं और बहनों को लाके बिठा दिया। और उनको पता था कि इस पर किसी का जोर नहीं चलेगा, और उस रास्ते पर बिठाया जिस पर जनता को अधिक से अधिक परेशानी हो सके। तो जो हमारे भारतीय समाज विरोधी और हमारे देश विरोधी जो ताकतें हैं, इसी कमजोरी का हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के इसी कमजोरी का कि वो झूठ और अफवाह का सबसे पहले और सबसे अधिक शिकार होते हैं। वो हमेशा इसका वो सब हमेशा इसका शोषण और दोहन करते हैं, मिसयूज करते हैं। तो तो भारतीय जनता का दल इस समस्या के विषय में बहुत चिंतित है। और खास करके ये बताया गया था कि जबकि अभी कोई ताकत नहीं है और कोई खास अपने पास जो है वो जो है कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की फौज नहीं है, लेकिन फिर भी इस भ्रम की शिकार होकर के अपने देश विरोधी ताकतों के लिए इस्तेमाल होती हुई हमारे इस्लाम आस्था भारतीय भाई बहनों के तबके की वो माताएं और बहनें जो कि शहीन बाग में बिठाई गई थी, और जिनके कंधों पर जो ये देश विरोधी ताकतें अपने निहित स्वार्थ के बंदूक चला रहे थे या चलाने की चेष्टा कर रहे थे, तो वहाँ साधन न होते हुए भी और उतने कार्यकर्ताओं की फौज न होते हुए भी हम लोग गए, और वो भी रात के 11 बजे बज गया था। जो उनको बताना था, समझाना था, वो समझा भी आए कि, और वहाँ बड़ा खतरनाक माहौल था। उसमें वहाँ पर वही
नारा लग रहा था कि आज़ादी छीन के लेंगे आज़ादी। अब हमने पूछा कि भाई कि ये क्या हो रहा है, क्या क्या क्या, क्या हम संविधान की क्या रक्षा कर रहे हैं। इतने झूठ और निराधार। तो तभी से अनुभव हुआ कि हमारा हमारे भारतीय समाज का, और हालांकि भारतीय जनता दल ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी में विश्वास नहीं करता और न करना चाहिए, लेकिन आस्था के हिसाब से ही मान लीजिए तो ये दूसरी जो है बहुसंख्यक है, ये अल्पसंख्यक नहीं है। हमारी आबादी के हिसाब से दूसरी बहुसंख्यक है, और वो इतने बड़े इस कमी का वो शिकार है, जिससे कि वो तो शिकार होकर के जो है इस समस्या का जो है शिकार बनी रही है। देश भी परेशान रहता है, खास करके जो ये देश विरोधी ताकतें जब उनका इस्तेमाल करती हैं अपने निहित स्वार्थ के लिए, और उन्हीं के कंधों पर बंदूक चलाने की कोशिश करती है। और जो कि महिला का सवाल है तो वो मामला कुछ और भी संगीन हो जाता है। तो वहां जाकर बताया गया कि नहीं भाई, इस तरह से ये नारा बहुत खतरनाक है, और आज़ादी छीनने वाली बात कहाँ से है। देश तो खुद ही आज़ाद है, और इस तरह से नारा लगाना तो संविधान की क्या बात है। ये तो संविधान विरोधी नहीं बल्कि वो देश विरोधी भी है। तो ये बात बताई गई, और खैर और हमारा नाम भी लिखा गया था। हमारा नाम भी जो है वहाँ पर जो भाषण करने वालों में मेरा की सूची में मेरा नाम भी दर्ज किया गया। लेकिन चूंकि बिजली नहीं थी और बिजली काटी गई थी, अंधेरा बहुत था, तो 2 घंटे के इंतजार के बाद वहाँ की जो माताएं और बहनों ने कहा कि अंकल जी अब बिजली नहीं आएगी। और तब तक एक न्यूज़ 18 इंडिया का कोई पत्रकार था जो कि लाइव चला रहा था कि भाई लाइव लोगों की प्रतिक्रिया वो जान रहा था। तो उन माताओं और बहनों ने कहा कि अंकल जी बिजली तो नहीं आएगी, अब यही जो न्यूज़ 18 इंडिया का जो लाइव चल रहा है इसी में आपको जो कुछ कहना है आप कहिए इसी में। तो उसी में हमने उन माताओं और बहनों के लिए मैंने बताया कि ये हमारी जो माताएं और बहनें जो है जो देश विरोधी ताकतों के द्वारा वो अपने निहित स्वार्थ को साधने के लिए जो इन सबों ने बिठाया हुआ है, ये उनकी शिकार है, बहुत बड़े भ्रम की शिकार है। जब मैंने ये कहा तो वो पूरा माहौल तो मैंने इसी तरह से था कि जो कि देश विरोधी ताकतों ने पूरा वो फैलाया हुआ था, और एंकर भी यही उम्मीद कर रहा था कि मैं उनके समर्थन में मैं ही बोलूँगा। तो उसने टोका हमको कि क्या आप इनके समर्थन में नहीं आए हैं। मैंने कहा भाई समर्थन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। हम तो इन जो ये माताएं बहनें किस संकट में, किस विपत्ति में, किस आपदा में और किस मुसीबत में फंसी हुई हैं, उस मुसीबत से निकालने के लिए मैं आया हूं। मुसीबत इनकी खुद की है और देश की भी है। तो मैंने उसी में बताया कि भाई जो ये फोटो लगी है, और फोटो लगी थी राम प्रसाद बिस्मिल की, और उसको वो सब समझाए थे कि राम प्रसाद बिस्मिल नहीं, ये अशफाकुल्लाह है। हमने अपने मोबाइल से निकाल के दिखाया कि अशफाकुल्लाह जी ये है, ये फोटो आप लगाइए। और अशफाकुल्लाह जी बड़े खूबसूरत तो लगते ही थे, बहुत खूबसूरत जवान थे वो। तो तब जाकर वो समझी कि अमर शहीद हमारे अशफाकुल्लाह कौन है और राम प्रसाद बिस्मिल में कौन है। मैंने उनको ये भी बताया कि हमारे देश का जो उत्तर प्रदेश में जो
शाहजहांपुर जिला है कम से कम बहुत ही सौभाग्यशाली है। अब इसमें लोग कैसे हो गए वो बात दूसरी है। बहुत सौभाग्यशाली है जिसने कम से कम तीन बड़े बड़े अमर शहीद क्रांतिकारियों को दिया है। ये हमारे अशफाकुल्लाह जी को दिया है, हमारे राम प्रसाद बिस्मिल को दिया है और रोशन सिंह को दिया है। तो जो शाहजहांपुर जिला है उत्तर प्रदेश का, और भारतीय जनता दल वाकई में सलाम करता है। तो मैंने बताया कि अशफाकुल्लाह जी है, इनकी फोटो लगाइए। और ये जो है देश विरोधी जो ताकतें हैं, मैं खासकर जीएनपीसी, कांग्रेस या वामदल और इस टाइप से, ये आपको यहाँ पर बिठा करके आपके कंधों पर अपने नित स्वार्थ वो साध रहे हैं। तो कृपया आप सभी लोग जो है इस भ्रमजाल से निकलिए। जब इतनी बात और चूंकि यानी वो समय भी नहीं था ज्यादा, चूंकि वो लाइव चल रहा था, तो उस एंकर जो कि लाइव चला रहा था, किसका, न्यूज़ 18 इंडिया का, वो एंकर कर रहा है कि इस बीजेपी को डूब करके मर जाना चाहिए। उसने बोला था इस बीजेपी को डूब करके मर जाना चाहिए, कि जो काम बीजेपी को करना चाहिए वो आप कर रहे हैं। तो हमने कह रहे भाई, इस मुल्क के लिए जो फर्ज निभाने का कोई ठेका जो है वो किसी पार्टी या बीजेपी का तो है नहीं। हर एक नागरिक का फर्ज रहता है कि अपने जो उसके भाई जो नागरिक भाई है, भारतीय भाई बहन, उनकी भलाई के लिए जो कुछ भी हो सकता है वो करना चाहिए। तो इतना कह करके हम चले आए। अब कहने का मतलब यह है कि फिर उसी बिंदु पर आ जाइए कि हमारे इस्लाम आस्था वाले यहाँ, कि हमारे भारतीय समाज के इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो तबका है, वह झूठ और अफवाह का, खास करके किसका झूठ और अफवाह, जीएनपीसी के द्वारा, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस के द्वारा और सपाइयों के द्वारा, टीएमसी जो पश्चिम बंगाल वाली, इसके द्वारा, और भी तत्व हैं इनके द्वारा जो झूठ और अफवाह का सबसे पहले और सबसे अधिक शिकार होते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो अब इस समस्या के लिए मैंने हमसे जो बन पड़ा, हमारे जो पार्टी से बन पड़ा, वो तो किया ही। अभी थोड़ा संसाधन की सीमाएं भी हैं, लेकिन सवाल ये उठता है, और ये जो वैक्सीन के विषय में सब दिखा रहे थे कि सब बोले थे कि हमको ये बताया गया कि वैक्सीन लगाने से माने और भी समस्याएं और भी मुसीबतें चली आती हैं, कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ लोगों को और रोग हो जाता है, जो भी है। सवाल ये उठता है कि जिसके पास ये साधन है और जिसके पास इतनी बड़ी वर्क फोर्स है, बीजेपी कहती है कि हम विश्व के सबसे बड़ी राजनीतिक दल हैं, क्योंकि हमारे पास 12 करोड़ जो है वो कार्यकर्ता है। बताइए, तो 12 करोड़ कार्यकर्ता क्या सिर्फ जो है वो चुनाव जीतने के लिए है? इतनी बड़ी समस्या जो है कि हमारा ये तबका जो है झूठ और अफवाह का शिकार हो रहा है, क्या इस समस्या के निदान के लिए उनका फर्ज नहीं बनता है कि जाकर समझाएं, उनके बीच में जाएं, अपनापन दिखाएं, और जो है झूठ और अफवाह का शिकार न बने, इसके लिए उनको मानसिक रूप से तैयार करें। ये आरएसएस वाले बोलते हैं कि हम जो है आदिवासी क्षेत्रों में जो है वनवासी कार्यक्रम चला रहे हैं। वो वनवासी कार्यक्रम जो है सिर्फ अपना वो प्रचार के लिए, लेकिन यदि कल्याण की भावना है तो हमारे देश की जो दूसरी बहुसंख्यक माने आबादी और आस्था के अनुसार, और वो इस खतरनाक समस्या का शिकार होती है,
और वही शिकार नहीं होती है, उसके शिकार होने से देश भी शिकार हो जाता है, हमारा पूरा पूरा भारतीय समाज भी शिकार हो जाता है। तो क्या उनको समझाने के लिए, उनसे विनती करने के लिए और उनमें एक स्वस्थ दृष्टिकोण, विचार और समझने की ताकत लाने के लिए, विकसित करने के लिए क्या बीजेपी और बीजेपी के 12 करोड़ कार्यकर्ताओं का फर्क नहीं बनता है उनका। और यही नहीं, इनके 12 करोड़ कार्यकर्ता के बावजूद कोई एक बात नहीं है, ये जेएनपीसी वामदल वाले पंजाब में किसानों को किस तरह से भरमाए, किस तरह से उनको झूठ और अफवाह का शिकार बनाया कि ये मोदी वो सब बेच दे रहा है, रेलवे बेच दिया, रोड बेच दिया और जो है हवाई जहाज बेच दिया। अब वो आप किसानों की वो जमीन को भी बेच करके वो जो है उद्योगपतियों के हाथ में, वो अंबानी और अडानी के हाथ में, इस तरह का झूठ और अफवाह का जब शिकार बना रहे थे जेएनपीसी के लोग, वामदलों के लोग। और वहाँ उसमें पंजाब में वामदलों को कामरेड बोलते हैं, तो कामरेड के लोग। तो ये बीजेपी के 12 करोड़ कार्यकर्ता कहाँ थे? बीजेपी के 12 करोड़ कार्यकर्ताओं के द्वारा हमारे भारतीय समाज के इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके को उनके ही नसीब पर छोड़ देना और अपनी जरा भी जिम्मेदारी नहीं समझना कि इस तबके में संपर्क करके, उनसे विनती करके, उनको समझा करके एक अच्छी समझ, एक अच्छा दृष्टिकोण और जो है विकसित किया जाए और वो किसी इस तरह के झूठ और अफवाह भ्रम का शिकार आगे ना हो, ये आगे ना हो। ऐसा जो है इस तरह की मंशा, इस तरह का प्रयास उनका जरा भी नहीं दिखता है। और इसी से तो पता चलता है कि ये इनका राष्ट्रवाद जो है, जो राष्ट्रवाद बोलते हैं ना, राष्ट्रवाद बिल्कुल झूठा है। और उसकी पराकाष्ठा तो तब होती है कि ये मतलब कि जो इन्हीं की पार्टी के नेता और हमारे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी नहीं जाते हैं वहाँ, ना जाते हैं और ना किसी को भेजते हैं, बल्कि दूर से करें कि करंट लगाइए वहाँ पर। तो ये इस तरह के जो दृष्टिकोण है ये बिल्कुल राष्ट्रघाती है। राष्ट्रवादी तो हो नहीं सकता है, राष्ट्रवादी वो हो नहीं सकता। राष्ट्रघाती है कि इस समस्या की बराबर वो शिकार हो रही हैं, शिकार हो रहे हैं हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का तबका और खास करके महिलाएं। बीजेपी ने तो देखा होगा, एक हमारी कोई भारतीय माता यह बयान कर रही थी कि ये मोदी जो वो देश को खा गया, सब कुछ खा गया, सिर्फ वो हड्डी बचा हुआ है। बच्चे तक बोला था कि मैं मोदी को मारूंगी, मैं मोदी को मारूंगी। ये जानते हुए समित पात्रा बराबर ही बोलता है, लेकिन समित पात्रा या उसकी पार्टी उसके 12 करोड़ कार्यकर्ता ये अपना फर्ज नहीं समझते हैं कि वहाँ जाकर के सबसे पहले अपनापन दिखाएं और ये अपनापन दिखाएं कि भाई कि आप हमारे ही भारतीय भाई बहन हैं और भ्रम का शिकार न हो, इसलिए उनमें जो है वो समझ की ताकत, अच्छा दृष्टिकोण की ताकत
विकसित करने के लिए बार बार वो प्रयास करें। तो इसके विषय में बीजेपी और बीजेपी के 12 करोड़ कार्यकर्ता अपना फर्ज नहीं समझते हैं। यही तो एक छद्म में इनका राष्ट्रवाद है, नकली राष्ट्रवाद है, और यानी कुटिलतापूर्ण और कपटपूर्ण राष्ट्रवाद है इनका, जो कि देश को माने इस तरह की समस्याओं में जो है वो ढकेले हुए है। ये झूठ और अफवाह का शिकार सिर्फ हमारे भारतीय समाज के, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का तबका ही है, ऐसा नहीं है, वहीं तक सीमित नहीं है। देहातों में जाइए, काफी क्षेत्रों में ये मोदी झूठ बोलता है, मोदी झूठ बोलता है, मोदी बिल्कुल धोखेबाज है। वहां भी सब बताते हैं कि उनके बीजेपी का कोई एमएलए, न तो कोई एमएलए दिखता है, न तो कोई कार्यकर्ता दिखता है, न तो कोई उसका एमपी दिखता है। ये मोदी के नाम पर चुनाव तो जीत गए, जीतने के बाद फिर झांके नहीं। और इन्हीं की निकम्मापनी के कारण 12 करोड़ जो है इनके कार्यकर्ताओं की इस मंशा के साथ और उनकी निकम्मापनी के कारण जो है तमाम हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं, जीएनपीसी और जो समाजवादी और इत्यादि के झूठ और अफवाह का शिकार बन रहे हैं वो, कि मोदी जो है सब बेच दे रहे हैं। जबकि इसके विषय में, जबकि मैं कोई बीजेपी का वो प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मतलब कि ये वो जो झूठ और अफवाह की बात जो कह रहे थे, वो किसके पक्ष में कह रहे थे? मोदी यदि झूठे हैं और जो है पद और वो जो है 15 लाख रुपया नहीं दिया और रोजगार नहीं दिया, ये और क्या कहने की ये महंगाई हो गई और डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए, ये किसी ने बताया कि आखिर इस देश के ऊपर आर्थिक दबाव क्या है? कोरोना में विश्व में तमाम अर्थव्यवस्थाएं जो है वो चरमरा गई हैं, और मैंने सीमाओं पर जो है वो ये चीन जो है अपनी हरकतें कर रहा है। हमको अपनी सुरक्षा के लिए और तमाम जो है हथियार जो है वो खरीदने पे पड़ रहे हैं। सेनाओं को वहां पर जो है वो माने लगाना पड़ रहा है। तो कितना आर्थिक दबाव है और कितने ये वो विकास के और कितने जो है वो विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं। जरा भी ये बीजेपी वाले जाकर के हमारे उन भारतीय गांव गिराज के भारतीय भाई बहनों को वो बीच में जरा भी नहीं बताते। वो किसको वोट मिले किसको वोट नहीं मिले ये बहुत दूर की बात है, लेकिन कम से कम समझ तो ये एक जो है वो अंडरस्टैंडिंग तो बेहतर हो। और इतने कार्यक्रम चल रहे हैं हाईवेज के और एक्सप्रेसवे के और भारतमाला, सागरमाला और आपके वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल वो इंडस्ट्रियल नोड्स, लॉजिस्टिक्स पार्क्स और दूर दराज सीमाओं पर सड़क और रेलवे और आर्थिक ढांचा को मजबूत करने के लिए, विदेशी निवेश लाने के लिए, विदेशी कंपनियां यहाँ पर आकर के वो निवेश करें, उद्योग लगाएं ताकि रोजगार भी बढ़े और हमारा जो है आर्थिक मजबूती भी आए। तमाम के लिए जो है काम हो रहे हैं। वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं
और कई वो रेलवे स्टेशन जो है आधुनिकीकरण, रेलवे कोचेस का आधुनिकीकरण। हालांकि इसके चलते कुछ यानी रेल यात्राएं भी महंगी हो गई हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ये आवश्यक होता है। यही तो चीन ने किया। जब भारत कर रहा है तो चीन समर्थक यहाँ जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जा रहे हैं कि साहब वो सड़क मत बनाओ। अब तक तो जो है वो तमाम एनजीओ बैठे थे और यदि इन एनजीओ का निपटारा नहीं किया गया होता तो जितने भी हाईवे एक्सप्रेस वे बनते ना तो आकर सब बैठ जाते। ग्रीन पीस इंटरनेशनल वगैरह जो है। तो ये बातें बताने के लिए इनके 12 करोड़ कार्यकर्ता यानी इसके लिए नहीं है, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। यही गद्दारी है अपने मुल्क के खिलाफ। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यदि इतना आर्थिक दबाव वैसे भी है और डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ना जिससे कि महंगाई बढ़ जा रही है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारे ही देश का लूटा हुआ काला धन और ये लूटने वाले यही हैं। लूटने वाले जेएनपीसी वाले भी हैं, उसमें अखिलेश भी है, मायावती भी है और कुछ है बीजेपी और जो है बीजेपी के भी लोग हैं। तो जो लूटा हुआ जो काला धन है उसी को आप ये दिला दिए होते तो जो इतना आर्थिक दबाव जो है वो जो आर्थिक दबाव के चलते जो महंगाई वगैरह आ रही है और जो आप जो है वो सब्सिडी देकर के डीजल पेट्रोल को सस्ता करके जिस महंगाई में भी अपनी जनता पिस रही है उससे राहत उसको दिलाया जा सकता है। कब कि जो काला धन जो है ला करके जो है मैंने ये सब्सिडी दिया जाए इसमें। तो इस पर जो है उस जनता से एक भी शब्द नहीं आता है। क्यों कि ये बताए नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता जनता में नहीं बताया है। और सवाल इस बात का कि वो क्यों बताएंगे। उनकी तो जो रणनीति है, उनकी जो मंशा है और जो देश के खिलाफ गद्दारी करने की मंशा है कि जेएनपीसी के द्वारा लूटे हुए काले धन की बात ना करें तो सिर्फ अकेले जो है बीजेपी ही उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। सपा वाले भी नहीं बोलते हैं कि इस जेएनपीसी ने लूट करके काला धन रखा हुआ, कम से कम काला धन ही ला दिया जाए और डीजल पेट्रोल पर सब्सिडी दे करके जनता को जो जनता जो हमारी महंगाई से पिस रही है उसको राहत दिलाया जाए। ये बात सपा भी नहीं बोलती है। तो जितनी गद्दार बीजेपी है उतनी ही गद्दार सपा के लोग हैं, उतनी गद्दार जो है ये मायावती भी है। जो असली चीज जो जिससे कि राहत मिल सकती है और इन्हीं का लूटा हुआ काला धन है, उस पर ये सब के सब जो सुट रहते हैं। यही नहीं, अरे अखिलेश कहता है कि फिर जो है वो लैपटॉप बांटेंगे। प्रियंका बोलते हैं कि हम जो है वो स्कूटी बांटेंगे। जनता में ये समझ विकसित नहीं की गई है कि जनता ये पूछे कि भैया ये स्कूटी तुम कहाँ से बांट रही हो, कहाँ से पैसा आया। ये पैसा तो हमारा ही है जिसको तुम डकैतों ने लूट करके वो विदेशी बैंकों में जमा किया हुआ है और उसी से हमको वो फंसा रही हो, हमारा वोट वो छीन रही हो। लेकिन ये सारी बातें ये बीजेपी वाले नहीं करेंगे। यही गद्दारी है। बीजेपी इस देश की सबसे इसमें गद्दार वो पार्टी होगी। इसलिए कि यानी इन गद्दारों की भी रक्षा करना और इनके द्वारा लूटे हुए काले धन को की भी रक्षा करना और खासकर उस समय जिसमें कि महंगाई में हमारे आम आवाम जो है वो पिस रही हो
और तब भी उनके यानी काले धन को, और वो काला धन सिर्फ जेएनपीसी का ही थोड़ी होगा, अखिलेश का भी होगा, मायावती का भी होगा, बीजेपी वालों का भी होगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो है काला धन जो है वो जेएनपीसी वालों का। और ये बताया भी गया था कि आज की तारीख में ये सोनिया राहुल का के नाम से 150 से लेके 180 लाख करोड़। तो ये ऐसे जो दल हैं ये देश के खिलाफ बहुत ही घातक किस्म के मैंने गद्दार हैं, और इसीलिए इनका विनाश जरूरी है। शायद बारी बारी से आते हैं, सिखाए पढ़ाए, और ये बीजेपी के तो अक्सर आते हैं सिखाए पढ़ाए कि हम ये अभियान बंद कर दें। अरे थोड़ी सी वकल है भाई, ये भारतीय जनता दल कहता है कि भाई आपका समूल नाश हो, और आप चक्कर में पड़े हुए हैं कि भाई कि आपका ये जो है यानी जनता को फंसाने का, जनता को तकलीफ देने का, इस मुल्क को तकलीफ देने का जो करतूत है वो बंद न हो। आपकी साजिश ये है। भारतीय जनता दल जो है हरगिज नहीं होने देगा, और आपका समूल नाश जो है इस देश की सलामती के लिए, यह देश महफूज रहे उसके लिए जरूरी है। इतनी बड़ी देशद्रोही वो ममता बनर्जी हमेशा जो है जब चुनाव आएगा तो कहा कि हम अपने प्रदेश से सारे हिंदी भाषियों को, सारे गुजरातियों को मैं निकाल दूंगी। इतना बड़ा देश का दुश्मन, इतना बड़ा वो बनी हुई है वो यानी मुख्यमंत्री, और ये कार किस्म का बैठा हुआ है मोदी, बर्खास्त उसको वो करता भी नहीं है। और अब तो ऐसे भी आ रहे हैं कि इसकी कायरता को उचित ठहरा रहे हैं, माने उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। वो डीके दुबे कर रहा था कि वो बीएसएफ की सीमा बढ़ा दिया तो उसका इलाज हो गया। अरे वो कितनी बड़ी आतंक, कितना बड़ी गुंडागर्दी, और वो जो है माफिया राज, दादाओं का राज, और जिसके बूते वो चुनाव जीती थी चली आ रही है। उसको तो वास्तव में देशभक्ति का तकाजा यह है कि ममता बनर्जी जैसे लोग एक सेकंड के लिए, एक पल के लिए भी, वैसे तो यदि जागृति हो इस देश में, और उसी जागृति के लिए, उस स्तर की जागृति के लिए भारतीय जनता दल बराबर कम से कम फिलहाल इसे यूट्यूब के माध्यम से कर रहा है। लेकिन वो जागृति की यदि वाकई में उस स्तर की हो तो ममता बनर्जी को वोट तो बहुत दूर की बात, उसको लात मार करके जो है यानी देश के बाहर किया जाता है। जिस वक्त बोलती है कि वो मैं जो है यहाँ से पश्चिम बंगाल से जो है वो हिंदी भाषियों को और जो है गुजरातियों को निकाल दूँ, तुम कौन हो भाई? वो होती हो? ये समझना चाहिए कि पश्चिम बंगाल हमारे भारत का हिस्सा है, और पश्चिम बंगाल की तरह जो है और भी जो हिस्से हैं, जो तमिलनाडु है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, ये भारत के हिस्से हैं। और हर एक हिस्से में सभी भारतीयों को रहने का और उसका प्रयोग करने का, शिक्षा का, व्यापार करने का पूरा अधिकार है, जितना कि पश्चिम बंगाल में रहने वाले भारतीयों का। तो पश्चिम बंगाल में रहने वाले भारतीयों का अधिकार सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं है, पूरे देश का, पूरे देश में भी कहीं भी जाएं, कहीं भी व्यापार करें, कहीं भी नौकरी करें, कहीं भी अपना जो है वो शिक्षा ग्रहण करें, कहीं भी बसे। उसी प्रकार पूरे देश के लोगों का अधिकार है कि वहां पर जाएं, रहें, वो करें व्यापार।
इतनी छोटी सी और मोटी सी समझ के विरुद्ध उसने कैसे बोल दिया कि पश्चिम बंगाल से जो हम है वो हिंदी भाषियों को और गुजरातियों को मैं वो निकाल दूंगी। तो वो इस देश की बहुत खतरनाक दुश्मन है। लेकिन वो सिर्फ दुश्मन मैं कह दूं इसी से बात नहीं बनती है। इस खतरनाक दुश्मन को, इस देश के खतरनाक गद्दार को, एक तो जो है पश्चिम बंगाल में रहने वाले जो भारतीय भाई बहन है उसको वोट करना जो है वो मुल्क के साथ गद्दारी है। अभी इसी एपिसोड के माध्यम से बताया गया था कि ये समझ विकसित हो रही है, अभी वो सीमित है कि इन पार्टियों को वोट देना जो है वो मुल्क के साथ गद्दारी है। और यही जो है यही आदेश, यही समझ जो है हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने बोला हुआ कि इन देश विरोधी ताकतों को जो कि राजनीतिक दलों के बेस में है और जो इस देश के खतरनाक दुश्मन है उनको वोट करना इस मुल्क के साथ गद्दारी है। तो यही कहा जा रहा है कि अभी भी पश्चिम बंगाल में रहने वाले भारतीय भाई बहन जो अभी भी उसको वोट कर रहे हैं, इससे टीएमसी या टीएमसी यानी ममता बनर्जी को, उनकी ये इस तरह से वोट करना, उसको समर्थन देना इस मुल्क के खिलाफ गद्दारी है। और उसमें खासकर विशेष रूप से ये जैसा कि सुनने में आया है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो तबका है पश्चिम बंगाल में रहने वाला, वो चिपका हुआ है इससे। उनको भी समझना चाहिए कि उनके लिए भी मुल्क अपना ये राष्ट्र भारतवर्ष का महत्व अधिक होना चाहिए, ना कि ममता बनर्जी और या उसकी गुंडागर्दी। लेकिन ये सारी बातें जो है जो भारतीय जनता दल को बुरी लगती हैं और जिसके के लिए ये उद्गार और आह्वान करता है, बीजेपी वालों को लगती ही नहीं है। बीजेपी का तो ये मोदी बोलते हैं दीदी, वो दीदी, ऐसे कोई बोलता है तो यानी प्रधानमंत्री की गरिमा को तो तबाह करते ही हैं मोदी जी। और जो है अपरोक्ष रूप से इस गद्दार जो है वो टीएमसी का समर्थन भी करते हैं, तो वो चुनाव के वक्त भी और वैसे भी। और देश ने देखा भी होगा कि जब वो चुनाव जीती तो सबसे पहले जो है वो बधाई जो है वो मोदी जी ने दिया। कोई चमचा कह रहा था बीजेपी का कि भाई ये तो लोकतंत्र है। जनाब, देश विरोधी ताकतों को पालना लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र हो या कोई भी व्यवस्था हो, वो देश के लिए है, लोकतंत्र के लिए। और वो भी इस तरह का इस तरह के दलों के द्वारा जो कि हर वक्त जो समाज को तोड़ते हैं, देश के खिलाफ भी उनकी वो गद्दारी होती है। इनसे यानी वो लोकतंत्र है या इनसे वो लोकतंत्र वो चलेगा। लोकतंत्र के ये देश के दुश्मन जो हैं ही लोकतंत्र के भी वो दुश्मन है, जो हिंसा के बल पर, आतंक के बल पर, गुंडागर्दी के बल पर वो चुनाव जीत रहा है। और वो उनसे वो लोकतंत्र है। और MY का समीकरण बनाना और मैंने यादव और मुस्लिम मिलकर के वो समाजवादी पार्टी को जिताएं, ये वो लोकतंत्र है। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को हमेशा डराना कि बीजेपी को हराना है, नहीं तो जो है वो इस्लाम के खतरे में पड़ जाएगा, मुसलमान के खतरे में पड़ जाएंगे, यह लोकतंत्र है। हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को डराना कि बीजेपी को वोट करो, नहीं तो जो है ये वो दारुल इस्लाम और जो है और गजवा हिंद आ जाएगा, यह लोकतंत्र है। यानी सब हमेशा झूठी बातों को, सिर्फ पांथिक उन्माद, बीजेपी का एक ही काम बस वो पांथिक उन्माद। और उसी के जवाब में जो दूसरे जो है असामाजिक कट्टरवादी और देश विरोधी तत्व हैं,
उनको 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 पूरा वो मौका मिलता है सिर्फ पांथिक उन्माद बढ़ाने के लिए और देश में नफरत फैलाने के लिए। नफरत जो है इस मुल्क का सबसे बड़ा शत्रु वो बना हुआ है, और उसी नफरत को ही जो है अब तक तो ये था कि भाई कि समाज को बांटने के लिए जाति संप्रदाय की बात मैंने कर रहा था। अब जो ये नफरत फैलाना कहीं तो जो है वो हिस्सा भी करवाना। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जितनी भी ताकतें हैं इनका विनाश, इनका समूल विनाश जरूरी है अपने देश में सुकून वो लाने के लिए, अपने देश की सलामती के लिए। वो कम से कम इस तर्क के भ्रमजाल में मत फंसिए कि भारतीय जनता दल जो है सबका वो कपड़ा वो फाड़ता है। वो सिर्फ जो है भारतीय जनता दल बराबर जो है अपने जितने भी महापुरुष रहे हैं, महान आत्माएं हैं, हमारे शहीद हैं जो राजभक्त किस्म के और क्रांतिकारी अमर शहीद जो रहे हैं, उन्हीं की कुर्बानी शहादत से प्रेरणा लेकर के अपने मुल्क को जो विकट स्थिति है उससे वो निकालने की कोशिश कर रहा है। वो भी आपके विश्वास पर कि कम से कम ये सारी चीजें आप समझ जाएं। और देखिए ना, भारतीय जनता दल वो सबको एक समान रूप से, और सभी लोग साथ में आए, सभी लोग जो है वो भारतीयता के आधार पर एक हो। यही चीज बुरी लगती है वो बीजेपी वालों को। एक मिनट के लिए थोड़ा सा ये बताना चाहते हैं कि वो जो पाकिस्तान का है वो इमरान खान या कुछ और नेता जो है, जो ये नमाज वाली बात है ना, ये गुड़गांव वाली, इसकी बात को लेकर के, और जो त्रिपुरा में हिंसा हुआ या जो महाराष्ट्र में वो नसीहत दे रहा था, उसके वक्तव्य पर तमाम पैनल बैठ गया और डिस्कशन हो रहा टीवी पर तमाम। अरे बेवकूफों, वो पाकिस्तान जो कि आतंकिस्तान के रूप में जाना जा रहा है पूरे विश्व में, पूरे संसार में, वह जो है आतंकिस्तान के कूड़ेदान में वो पड़ा हुआ है। तुम उसको वहां से उठा करके उसको जो है वो इज्जत दे रहे हो, उसका असर बढ़ा रहे हो, और उस पर जो है वो डिस्कशन कर रहे हो। उसको तो सिर्फ भाई कि भाई ये एक रोग स्टेट है, वो एक आतंकी स्टेट है, उसका कोई भी वक्तव्य जो है वो टिप्पणी के योग्य नहीं है। बस बात खत्म हो गई। यह करने के बजाय जो है, तो ये सब ये टीवी चैनल वाले भी उसी प्रकार से इस देश के शत्रु हैं, बहुत बड़े गद्दार हैं, बहुत बड़े गद्दार। तो कोई बात नहीं है, और लेकिन काम वही है कि वो सभी भारतीय भाई बहन भारतीयता के आधार पर एक होकर के इनको नस्ल में नाबूद करें, और जिस तरह की ख्वाहिश है उनको, तो वो भारतीय जनता दल को समर्थन करें, और ताकि जिस तरह की ख्वाहिशें हैं, जिस तरह की उनकी इच्छाएं हैं, उनको उसी अनुरूप में जो है वो सेवा करने के लिए और वो माहौल लाने के लिए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।